हेलो एवरी। आज का हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये वाला जो टॉपिक है ना, आप देखेंगे इस वाले यूनिट में है और लास्ट वाले यूनिट में है। इस वाले यूनिट में सिर्फ मेटामॉर्फोसिस का टाइटल दिया गया है और लास्ट वाले यूनिट में दिया गया है कि मेटामॉर्फोसिस हार्मोनल रीएक्टिवेशन पढ़ना है। ठीक। मेटामॉर्फोसिस का हार्मोनल जो कंट्रोल है वो इंसेक्ट में और एम्फीबियंस में। तो इसी टॉपिक में हम वो वाला टॉपिक भी कवर करेंगे क्योंकि एक ही चीज़ है दोनों। ठीक। एक ही चीज़ का सेम टॉपिक ही है। ठीक। तो हम आज मेटामॉर्फोसिस देखेंगे इंसेक्ट्स में और एम्फीबियंस में। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है ना, कुछ जो होते हैं इंसेक्ट हमारे पास एम्फीबियंस, जैसे पहले अगर हम ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की नॉर्मली, तो क्या होती है जो भी पेरेंट्स होते हैं तो उस यंग वंस को देते हैं सेम। ह्यूमंस है तो ह्यूमंस का बच्चा सेम वैसे ही दिखता है, साइज में छोटा होता है इससे। ठीक। कोई भी कुत्ता बिल्ली कैसा भी है तो उनका क्या होता है, जो उनके किटन्स या पपीज़ होते हैं तो साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन सेम उन्हीं की तरह दिखता है। तो जब ऐसा डेवलपमेंट होता है ना तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। वहीं कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो जब उनका एग से हैचिंग होती है तो वो कुछ अलग फॉर्म में दिखते हैं, उनका शेप स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन जब वो अडल्ट बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलग फॉर्म में दिखने लगते हैं। ठीक। मान लीजिए ऐसा एग था, एग से हैचिंग हुई तो ऐसा कुछ, ये तो ऐसा कुछ दिख रहे थे, लेकिन बाद में फिर जब एडल्ट बने तो बाद में ऐसे इनके विंग्स आ गए। ठीक। ऐसे एंटीना वगैरह हो गया। तो ये क्या होता है ना, इसको हम इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जब किसी लार्वल स्टेज है तो ऐसी डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक। तो मेटामॉर्फोसिस चीज़ आती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से, जहाँ पे लार्वल फॉर्म किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, एडल्ट फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पहले क्या होता है कि दो तरह के तो डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि in this, the embryo develops directly into a mature individual without intermediate larval stage। जो embryo होता है उससे क्या होता है, डायरेक्ट एक मेच्योर इंडिविजुअल क्या होता है, बॉर्न होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आती है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज नहीं आती है। और इसीलिए यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस का क्या होता है, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस तो तब होगी ना जब लार्वा इसमें चेंज करना है, मेच्योर एडल्ट में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट में। डायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जांपल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ जाएंगे। ठीक। इनमें डायरेक्ट यंग वंस देते हैं। ठीक। और रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करें हम तो एग में से डायरेक्ट हैचिंग होती है तो बर्ड निकलते हैं छोटे छोटे। ठीक। बाद में वो साइज में बड़े होते हैं। फिर दूसरा वही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है, एक लार्वल स्टेज आती है, इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज। तो द एग हैचेज इनटू अ लार्वल स्टेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। और वो लार्वल स्टेज जो होती है ना वो एडल्ट से डिफरेंट दिखती है। और द लार्वा इज सेक्सुअली इमेच्योर, वो लार्वा जो होता है सेक्सुअली इमेच्योर होता है और अंडरगोज ड्रास्टिक चेंजेस टू ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट। और इसीलिए उसके अंदर बहुत डिफरेंट बहुत सारी चेंजेस आती हैं जो उसको अडल्ट में चेंज कर देती हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जांपल है जिनके अंदर लार्वल स्टेज आती है, जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, उसके एग्जांपल है इंसेक्ट्स, इकाइनोडर्म्स और एम्फीबिया। ठीक। तो ये हुई कि दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। ठीक। मतलब पहली बात की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होगी और वहाँ पे लार्वल स्टेज होगी तो अभी मेटामॉर्फोसिस होगा। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस है कि इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमैच्योर लार्वल फॉर्म टू मैच्योर एडल्ट इज टर्म एज मेटामॉर्फोसिस। इमैच्योर लार्वल फॉर्म का मैच्योर एडल्ट में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि इफ द इमेच्योर लार्वल फॉर्म्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अडल्ट इट अंडरगोज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वेयर द लार्वा ग्रोज एंड डेवलप विंग्स एंड जेनिटेलिया। यहाँ पे ये लिखा है ना कि मेटामॉर्फोसिस दो तरीके का हो सकता है, दो टाइप का, एक इमेच्योर मेटामॉर्फोसिस हो सकता है और दूसरा सॉरी एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकता है और दूसरा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब लार्वा फॉर्म आती है ना, इमेच्योर लार्वा फॉर्म, तो वो अपनी जो एडल्ट है ना उसी की तरह सेम दिखती रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, विंग्स नहीं होते और जेनिटलिया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। तो वो
थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस आते हैं, डेवलप होता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि वो सेम दिखता रहता है अपनी एडल्ट की तरह, बस उसके पास विंग्स और जेनिटेलिया नहीं होते हैं, तो वो उसके अंदर भी चेंज होता है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस तब होता है जब लार्वा बिल्कुल ही अलग दिखती है अपने एडल्ट से, और जब ट्रांसफॉर्म होकर एडल्ट बन जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी दे रहा है कि इफ द लार्वल फॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर टू एडल्ट फॉर्म। अगर जो लार्वल फॉर्म है बिल्कुल ही अलग दिख रही है अपने एडल्ट फॉर्म से, तो उसके अंदर पूरा क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो नॉर्मल चीज़ है कि इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट और कंप्लीट कब होगा, ठीक, इनकम्प्लीट तब होगा जब सेम दिखती रहेगी अपनी उसकी तरह एडल्ट से, बस उनके अंदर विंग्स और जेनिटेलिया नहीं होंगे। फिर डेवलप होगा तो विंग और जेनिटेलिया डेवलप हो जाएंगे, तो वो दिखने लगेगा जैसे इसको मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, ऐसे दिखता है, एडल्ट है ये, ठीक, एडल्ट है और ये इसका लार्वा है, और ये इसका लार्वल स्टेज है, ठीक। अच्छे से हम विंग, मान लीजिए ऐसा कुछ है, मतलब इसकी पूरी तरह से विंग और जेनिटेलिया डेवलप नहीं है, लेकिन दिख तो अपने एडल्ट की तरह ही रही है, तो इसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लेकिन कोई अगर है लार्वा, ये एडल्ट फॉर्म है, ठीक, एडल्ट फॉर्म ऐसे है, और इसके अंदर क्या, इसका जो लार्वा है कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे बना दे रहे हैं, इसका लार्वा ऐसा है भाई, तो देखिए बिल्कुल ही अलग है, ठीक। तो इसके अंदर का क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, और एक कंप्लीट एडल्ट ये बन जाएगा, मैच्योर एडल्ट। तो दो तरीके के ये हो गए मेटामॉर्फोसिस, ठीक। कौन सा, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। तो इसको मार्क कर दें हम, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है यहाँ पे, और ये क्या है, यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो फिर यहाँ है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के केस में क्या होता है कि तो जो लास्ट लार्वल स्टेज होती है वो फीडिंग छोड़ देती है और कन्वर्ट टू रेस्टिंग प्यूपल स्टेज विच फाइनली कन्वर्ट टू अडल्ट। वो फीडिंग छोड़ देती है प्यूपल स्टेज में, प्यूपा स्टेज में पहुँच के लार्वा स्टेज के बाद प्यूपा स्टेज आती है, उसके बाद क्या आता है, अडल्ट स्टेज आती है, ठीक। तो वो जब पहुँचती है ना लास्ट लार्वल स्टेज में, तो वो अपना खाना पीना वही छोड़ देती है, फीड करना छोड़ देती है, और एक रेस्टिंग प्यूपल स्टेज में पहुँच जाती है, और वो प्यूपा स्टेज फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बात हुई कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, दो टाइप के होते हैं। और एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है, मोल्टिंग होती है ना कि हम जानते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, तो यही एक्सोस्केलेटन का शेड ऑफ होना ही ना मोल्टिंग कहलाता है, ठीक। सिंपल इसका ये मतलब है मोल्टिंग का, तो ये कि जो एक्सोस्केलेटन होती है उनके ऊपर उसका जो शेड ऑफ होना है, मतलब उसका शेड ऑफ मतलब क्या कहें कि निकल जाना, उसका ख़त्म हो जाना, तो वो मोल्टिंग कहलाती है। अब होता क्या है कि हम 3 स्टेजेस यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये लार्वल स्टेज है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और ये कंप्लीट एडल्ट बन गया है, ये ठीक, एडल्ट बन गया, कन्वर्ट हो गया है। तो इसके ऊपर ना एक वो होगी, कवरिंग होगी, एक्सोस्केलेटन होगी। तो अभी ये तो दिख ही नहीं रहा है, किससे ड्रॉ करें, ये एक, मान लीजिए ये एक कवरिंग है इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर कवरिंग है ये। तो अभी जब इसका साइज इतना ही है, इसका साइज जब इस लार्वा का साइज इतना ही है, तो इसकी एक्सोस्केलेटन भी तो उतनी ही बड़ी होगी ना, ठीक। लेकिन अब इसको इतने बड़े, थोड़ा और इसका साइज बड़ा करना है, और ये एक्सोस्केलेटन बढ़ेगा नहीं, तो इसको क्या करने का, अपना साइज बढ़ाने के लिए इस एक्सोस्केलेटन को शट ऑफ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ेगा तो फिर इस फॉर्म में आएगा, तो फिर इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन आएगा, तो अब इसके एक्सोस्केलेटन की साइज इतनी बड़ी हो जाएगी। फिर अभी इसको अपना साइज बढ़ाना है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो फिर ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ करेगा, और फाइनली एडल्ट में जब चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन रहेगी। इंसेक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो इसी जो एक्सोस्केलेटन की शेड ऑफिंग है ना, शेड ऑफ हो रहा है डेवलपमेंट के दौरान, तो इसी चीज़ को कहा जाता है कि मोल्टिंग। ये मोल्टिंग की प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस रिफर्स टू द
कास्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग इंसेक्ट डेवलपमेंट। कास्ट ऑफ मतलब ये एक्सोस्केलेटन का शेड ऑफ करना डेवलपमेंट के दौरान। इंसेक्ट्स आर कवर्ड बाय हार्ड एंड एक्सोस्केलेटन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। जो इंसेक्ट के पास क्या होता है, एक बहुत ही हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है जो क्या करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उनके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है। मतलब ये जो हमने ड्रॉ करके बताया था ना कि जो इतना बड़ा होगा तो फिर उसकी साइज उतना ही बड़ा ही रहेगी। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस व्हेन द लार्वल फॉर्म्स ग्रोज इन साइज। अब जब मेटामॉर्फोसिस होता रहेगा तो लार्वा से फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर फाइनली एडल्ट बनेगा। तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब लार्वल फॉर्म साइज में बड़े हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो इट नीड्स टू रिमूव इट्स एग्जिस्टिंग एक्सोस्केलेटन और ग्रोथ ऑफ लार्जर वन। इसीलिए इसको जब जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता रहेगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी अपने एक्सोस्केलेटन को कास्ट ऑफ करने की। Thus, this process to shed off old exoskeleton and development of new larger exoskeleton is termed as molting। और इसी प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। मतलब जो पुराना एक्सोस्केलेटन है उसको छोड़ देना, शेड ऑफ कर देना, और जो नया लार्जर एक्सोस्केलेटन है उसको क्या कहें, धारण कर लेना। तो ये प्रोसेस मोल्टिंग कहलाती है। तो देखिए अब हमने बेसिक पढ़ लिया कि मेटामॉर्फोसिस होती क्या है, उसका टाइप क्या है, मोल्टिंग पढ़ लिया। मोल्टिंग भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे ना कि मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस में 3 तरीक़ों से होती है। 3 टाइप्स होते हैं मेटामॉर्फोसिस के इंसेक्ट में। कौन कौन से? पहला होता है ई मेटाबोलस। मेटाबोलस यहाँ मेटामॉर्फोसिस के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरा होता है हेमी मेटाबोलस। एंड थर्ड जो होता है वो होता है होलो मेटाबोलस। तो इनका तो नाम से कुछ कुछ पता चल रहा होगा ना। ए से है तो एब्सेंट ही होगा, और हेमी मतलब आधा होता है, होलो मतलब पूरा। ठीक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज जैसा हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है इन सारे टाइप्स के मेटामॉर्फोसिस में, देखते हैं हम। तो जो सबसे पहला है ना, ये ए मेटाबोलस की पहले हम बात करते हैं। मेटामॉर्फोसिस। ठीक, तो जैसा कि इसका नाम है ए मतलब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली अगर कोई चीज़ यहाँ पे एब्सेंट होती है, नहीं होती है, तो उसके लिए। तो ए मेटाबोलस में क्या होता है ना कि ये होता है एपटेरिगोट इंसेक्ट्स में। मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनके पास विंग नहीं होता। इसके में एपटेरिगोट इंसेक्ट्स में होता है ये, और इनका मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट जिनके पास विंग नहीं होता, विंग्स एब्सेंट होती हैं। ठीक, ऐसे इंसेक्ट्स में, ऐसे इंसेक्ट्स के अंदर होता है ए मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस। और एक्चुअली यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। ए मेटाबोलस का मतलब यही है कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग होता है ना, ये एग है, ये डायरेक्टली हैच होता है एडल्ट में बन जाता है भाई। सॉरी, यहाँ पे तो विंग होती नहीं, मैं भी क्या बना रही, सॉरी। ऐसा बन गया भाई, ये इंसेक्ट ऐसा ही कुछ इंसेक्ट है। तो क्या होता है, ये बस एडल्ट की जैसे अभी ये है, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जब ये हैच होता है एग से, तो बिल्कुल अपनी एडल्ट वर्जन की एडल्ट वर्जन की कॉपी होती है बिल्कुल, बस साइज़ में छोटा होता है। जैसे ह्यूमंस का भी जब बेबी होता है तो बस साइज़ में छोटा रहता है, क्योंकि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन जैसा ही तो रहता है। तो ए मेटाबोलस का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। यहाँ पे जैसे एग हैच होता है तो उसमें से जो यंग वन निकलता है वो सिमिलर होता है, बिल्कुल एडल्ट की तरह होता है, और बिल्कुल उसका टिनी वर्जन होता है। ठीक, बस साइज में छोटा होता है और धीरे धीरे साइज में वो ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, तो ये होता है ए मेटाबोलस टाइप का, जो क्या कहते हैं हम, ये मेटामॉर्फोसिस। तो इसको एक तरह से और कैसे हम दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए एग था, इसमें से हैच हुआ तो ये निकल गया प्रोनिम्फ। हम इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं। जो लार्वा निकला है ना तुरंत, या जो इंसेक्ट निकला है, इसको प्रोनिम्फ हम नाम देते हैं।
तो ये वाला वर्ड याद रखिएगा प्रोनिम एमेटाबुलस के लिए, ठीक। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसके लिए ग्रो होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। बस इसमें और कोई मेटामॉर्फोसिस तो होती नहीं क्योंकि ये एमेटाबुलस है। एग्जाम्पल अब इसके याद रखिए, एग्जाम्पल होता है दो एग्जाम्पल, स्प्रिंग टेल, ठीक, और सिल्वर फिश। सिल्वर फिश एमेटाबुलस मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल है। तो ये पहला जो टाइप है। दूसरा हेमी मेटाबुलस में क्या होता है, दूसरा क्या टाइप है हमारा, हेमी मेटाबुलस। हेमी मतलब आधा, हम यूज करते हैं ना हेमिस्फीयर वगैरह, तो हेमी मतलब आधा, हेमी मेटाबोलिस, तो यहाँ पे मतलब आधा मेटामॉर्फोसिस होगी। इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। और इस मेटामॉर्फोसिस में ना 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, एग होता है, एग के बाद निम्फ होता है, और निम्फ के बाद एडल्ट होता है, ठीक। क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, इससे बना रहे, ये है एग, ठीक है, ये एग है, इसमें से हैच हुआ तो इसमें से निकला निम्फ, इसमें से क्या निकला, निम्फ निकला, ये है निम्फ। और अब ये निम्फ क्या होगा, साइज में थोड़ा बड़ा होगा। निम्फ क्या करेगा, निम्फ अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो इसके अंदर क्या आएंगे, एंटीना वगैरह, ये सब विंग वगैरह डेवलप होते जाएंगे, और फिर एक दिन ये निम्फ साइज में बड़ा होके एडल्ट बन जाएगा। इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, ऐसे विंग्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो हेमी मेटाबोलस ये, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ मेटामॉर्फोसिस उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है निम्फ स्टेज, सॉरी एग स्टेज होता है, एग हैच होकर, एग से हैच होकर निम्फ निकलता है, और निम्फ फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग हैच हुआ तो इसमें से निम्फ निकला, निम्फ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसमें थोड़ा डेवलपमेंट होता है, विंग्स वगैरह और जेनिटलिया वगैरह क्या करती हैं, ग्रो करें, डेवलप होती हैं, ठीक। और फाइनली ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेमी मेटाबोलिज्म इस तरीके से होता है। इस हेमी मेटाबोलिज्म जो है हमारा मेटामॉर्फोसिस, इसमें क्या होता है कि ये भी अपने एडल्ट की तरह सिमिलर बॉडी फॉर्म का ही होता है, बस इसके ना विंग्स और जेनिटलिया नहीं होते हैं। मतलब अभी देखिए यहाँ पे हम बोला ना कि निम्फ ऐसा है, इसका हमने विंग तो दिखाया नहीं है, तो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप कर रहा है तो इसके अंदर विंग्स आएंगे और जेनिटलिया डेवलप होंगे। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात ये क्या याद रखनी है कि हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट, फूड और जो बिहेवियर है इस निम्फ के ना, ये बिल्कुल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एडल्ट की तरह। हम बात कर रहे हैं हेमी मेटाबोलिस इसकी मेटामॉर्फोसिस की। तो ये जो निम्फ आया है, जो जैसे ही एग से हैच होता है निम्फ, तो अपनी एडल्ट की तरह ही दिखता है, बस उसके पास विंग और जेनिटलिया नहीं होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये निम्फ डेवलप करता है तो क्या होता जाता है, वो उसके अंदर विंग्स और जेनिटलिया डेवलप हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात इसमें क्या याद रखनी है कि ये जो निम्फ होता है हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में, तो इसका जो हैबिटाट होता है, मतलब ये जहाँ रहता है, जो खाता है फूड, और बिहेवियर इसके अडल्ट की तरह ही होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन है इसका, ड्रैगन फ्लाई का जो हैबिटाट होता है ना, वो अलग होता है अडल्ट के लिए, लेकिन नॉर्मली जो निम्फ का हैबिटाट, फूड और बिहेवियर सेम होता है अपनी एडल्ट की तरह ही। फिर क्या होता है, ऐसे ही जैसे यही चीज़ है कि लार्वल फॉर्म, ये निम्फ जो आया, ये निम्फ को ही लार्वा कह रहे हैं हम, लार्वा को ही निम्फ, ठीक। लार्वा निम्फ, निम्फ लार्वा सब एक ही चीज़ है। तो धीरे धीरे अलग अलग लार्वल स्टेज में जाता रहता है, फिर फाइनली एडल्ट में डेवलप हो जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हेमी मेटाबोलस के, एग्जाम्पल है कॉकरोच, ग्रास होपर, टर्माइट्स, ड्रैगन फ्लाइज, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये हेमी मेटाबोलस टाइप का क्या है हमारा मेटामॉर्फोसिस है। और लास्ट है होलो, होलो का नाम ही है भाई, होलो मेटाबोलस पूरी तरीके से मेटामॉर्फोसिस होगी इसमें, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटाबोलस को। इसमें क्या होती है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एग, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा कन्वर्ट होता है प्यूपा में, और प्यूपा फाइनली कन्वर्ट होता है एडल्ट में।
ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो इसको हम अगर ऐसे शो करें डायग्राम से, तो कैसे कर सकते हैं कि ये था हमारा इंसेक्ट का एग। एग कन्वर्ट हुआ किसमें? लार्वा में। ये ऐसा लार्वा है। फिर ये लार्वा स्टेज किस में कन्वर्ट होता है? प्यूपा में। और ये एग, ये लार्वा यहाँ पे डेवलप कर रहा है और ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट में फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो ये होलो मेटाबोलस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है इसको। और इसमें 4 स्टेजेस होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। क्या होता है इसमें? जैसे ही एग हैच किया जाता है लार्वा में, तो वो अभी जुवेनाइल फेज में होता है, मतलब इनमेच्योर फॉर्म में होता है। और ये जो होता है ना लार्वा होलो मेटाबोलस में, बहुत क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, वोरासियसली खाता बहुत है ये। ठीक, बहुत ज़्यादा खाता है और ग्रो करता है। फिर अलग अलग मोल्टिंग्स इसके अंदर होती है। मोल्टिंग्स हमने समझे ना। अब जैसे जैसे अब ये इसकी लार्वल स्टेज है, ठीक, तो इतना छोटा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। ऐसे बड़ा होते होते भाई लार्वल स्टेजेस में भी तो धीरे धीरे डेवलप करेगा, साइज बढ़ाता रहेगा अपना। तो मोल्टिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें। और फिर क्या होता है इसका जो होता है ना होलो मेटाबोलिज्म में, क्योंकि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, तो इसमें जो लार्वा होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है अपनी एडल्ट से, स्ट्रक्चर में, बॉडी फॉर्म में, माउथ पार्ट में, हर तरह से। यहाँ पे ही देखिए ये लार्वा कैसा है और इसका अडल्ट कैसा है, तो बिल्कुल अलग है ना। तो होलो मेटाबोलिज्म में बिल्कुल ही जो लार्वा होती है अपने एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखती है। ठीक, इसका भी जो हैबिटाट, फूड और बिहेवियर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। हेमी के जैसे हमने देखा था सेम होता था, लेकिन होलो मेटाबोलस का हैबिटाट यहाँ पे लिख देते हैं। हैबिटाट है, फूड है और बिहेवियर अलग होता है, डिफरेंट होता है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कैसा दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा। तो होलो जैसा नाम से बता रहे, हर चीज़ इसकी भाई पूरी तरह से डिफरेंट होगी, पूरी तरह से डिफरेंट होगी। फिर नॉर्मल कंट्रोल में क्या होता है, जैसे जैसे लार्वा जो है वो रेस्टिंग स्टेज में जाता है प्यूपा में। और प्यूपा एक क्यूसेंट स्टेज है, वो कोकून से सराउंड होती है। जैसे सेरीकल्चर में आपने पढ़ा होगा, पिछले सेमेस्टर में ही था और ऐसे भी हम पढ़ते रहते हैं, जो कोकून स्टेज आती है। ठीक, तो कोकून स्टेज में जब उससे सिल्क बनाना रहता है, तभी उन कोकून्स को मार दिया जाता है, इंसेक्ट को मार दिया जाता है, कोकून्स को ले लिया जाता है, तो उस कोकून से ही सिल्क बनाया जाता है। ठीक, जब अगर हम सिल्क मॉथ की बात करते हैं तब। तो फिर प्यूपा के इनसाइड ही ना, मतलब ये अगर यहाँ पे प्यूपा बनाया था हमने, प्यूपा के इनसाइड ही वो ग्रो करता रहता है। उसके अंदर विंग्स और जेनिटेलिया के भी जो भी स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती रहती है, और धीरे धीरे वो अपने आप को एडल्ट की शेप स्ट्रक्चर का बनाता रहता है। ठीक, इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को, जैसे हमने कहा पहले ही कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और जो अडल्ट और जो लार्वा होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, थोड़ा इधर उधर नहीं होता है। होलो मेटाबोलस यानी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इसके एग्जांपल हैं बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मोथ, मस्कीटोज, बीटल्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस 3 तरीकों से होती है। दूसरा कर लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक, 3 तरीकों से होती है। पहला होता है ए मेटाबोलस, दूसरा होता है हेमी मेटाबोलस और तीसरा होता है होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबोलस जैसा कि नाम से है ए, इसमें मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है भाई। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि ये ऐसे इंसेक्ट्स में होती है जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं। टेरिगोट इंसेक्ट्स में होती है। ठीक, इसका जो जैसे ही एग हैच होता है, तो उसमें से जो निकलता है यंग वन, वो बिल्कुल अपनी अडल्ट की तरह ही दिखता है, बस साइज में छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए वो बस साइज में ग्रो करता है और मैच्योर हो जाता है। तो ये होता है ए मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस। दूसरा टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है, और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? स्प्रिंग टेल और सिल्वर फिश। दूसरा टाइप का जो होता है मेटामॉर्फोसिस, वो होता है हेमी मेटाबोलस। हेमी मतलब आधा, इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और इस तरीके का मेटामॉर्फोसिस इस तरीके से में 3 स्टेजेस होती हैं: एग,
निम्फ और अडल्ट। जैसे ही एग हैच होता है उसमें से एक निम्फ निकलता है जो अपनी अडल्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन बस उसमें जेनिटलिया मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और विंग नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और विंग डेवलप कर लेता है और अपनी एडल्ट की तरह दिखने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड होता है होलोमेटाबलस। इसके एग्जांपल कॉकरोच, ग्रासहोपर और टर्माइट्स है। ठीक। होलोमेटाबलस का मतलब होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें इसमें क्या होता है, 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, न्यूफ और एडल्ट। इसमें क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो अपनी एडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है, कुछ भी इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी नहीं होती है। तो क्या होता है धीरे धीरे, सॉरी इसमें प्यूपा वाली स्टेज छूट गई ना, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट 4 स्टेजेस होती है। तो ये धीरे धीरे डेवलप करता रहता है और एडल्ट में चेंज हो जाता रहता है। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा क्या, टाइप्स कितने होते हैं इसके मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स के। अब हम पढ़ेंगे ना कि हार्मोनल कंट्रोल क्या क्या होता है, इसका कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इस पे एक्ट करते हैं, मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। ठीक, ये बात पढ़। लेकिन इससे पहले चूंकि नोट्स में सेम जो चीज़ मैंने बताई वही लिखी है, बट एक बार एक थोरोली देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट क्या है, ए मेटाबलस, हेमी मेटाबलस और होलोमेटाबलस। यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया गया है समझने के लिए कि यहाँ पे प्रोनिम्फ होता है ए मेटाबलस में। ठीक है। और वो जो अपनी इसी की तरह दिखता है, एडल्ट की तरह ही। स्प्रिंग डोलो सिलोफिश एग्जाम्पल है। हेमी मेटाबलस में भी देखिए सेम दिख रहा है, इसने जब अपनी जेनिटेलिया और विंग्स डेवलप करनी है फाइनली एडल्ट की तरह बन गया है। और होलो मेटाबलस में बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है। और यहाँ पे चीज़ देखिए, ए मेटाबलस में देखिए कि किस में होता है, एप्टेरिकोट इंसेक्ट में होता है जिनके पास विंग्स नहीं होती है। देन देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं भाई। हेंस दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर टर्म्ड एज एमेटाबोलस। इसीलिए जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है तो ऐसे इंसेक्ट्स को एमेटाबोलस कहा जाता है। और इन दीज इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट में होता क्या है कि द एग हैचेस इनटू यंग वंस विच आर कम्प्लीटली सिमिलर टू एडल्ट। वो अपनी इसमें जो एग हैच होता है उसमें से जो यंग वंस निकलते हैं तो अपने एडल्ट की तरह बिल्कुल सिमिलर ही दिखते हैं, बस उसके टीनी वर्जन होते हैं, छोटे वर्जन होते हैं उसके। और दीज यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो टू एडल्ट फॉर्म। ठीक। एडल्ट एग देता है, फिर एग यंग वंस में कन्वर्ट हो जाती है, साइकिल चलती रहती है। सेकेंड होता है हेवी मेटाबोलस, इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। और इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं, एग होता है, निम्फ होता है और एडल्ट होता है। ठीक। These nymph or larva is immature stage which resemble the adult in all body forms except wing and genital structure। और हेमी मेटाबोलस में क्या होता है कि जो निम्फ या लार्वा होता है वो अपने इमेच्योर स्टेज में होता है और अपने एडल्ट की तरह ही दिखता रहता है, रिजेंबल करता है, लेकिन उसके पास बस विंग्स और जेनिटेलिया नहीं होते हैं। तो लार्वा या निम्फ क्या होता है, हैच होता है, सिमिलर बॉडी फॉर्म होती है। और फिर क्या होता है, हैबिटाट, फूड और बिहेवियर निम्फ के सिमिलर होती है एडल्ट की तरह। सारी बातें हमने की हैं। फाइनल स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस होती है तो एडल्ट स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और एग्जाम्पल इसके ये सारे हैं। फिर नेक्स्ट होलोमेटाबलस होता है जिसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। तो इन दिस टाइप के मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होता है। एक्टिव जुवेनाइल और इमेच्योर फॉर्म में होता है जब एग हैच किया जाता है। तो ये फीड वोरासिसली, ठीक, ग्रो करता है, मोल्ट कई बार करती है, मोल्डिंग होती है इसके अंदर नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस में जाने के लिए। ये टोटली डिफरेंट होते हैं अपीयरेंस में, स्ट्रक्चर में, बॉडी फॉर्म्स में, सबसे एडल्ट में। ठीक। फूड और बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं एडल्ट की तरह। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक। तो आप इनको लिखिएगा नोट्स में या फिर पढ़िएगा तो एक एक चीज़ लिखिए, बताया हमने जो भी चीज़। अब बात करते हैं किसकी, हार्मोनल रेगुलेशन की इंसेक्ट में। तो चलिए इसको भी समझते हैं पहले खुद से मतलब कि एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ये है इंसेक्ट का ब्रेन एंड यहाँ पे ऐसे ये ऐसे अच्छे से है। ठीक। यहाँ पे बिल्कुल
चलिए समझने क्या होता है इसमें। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रेन है इंसेक्ट का। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कॉर्पस कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा कार्डियका, कार्डियका। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये कॉर्पोरा एलाटा में, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, जुवेनाइल हार्मोन। क्या? जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। ये जुवेनाइल हार्मोन है ना, ये डिफरेंशिएटिंग सिग्नल होता है, डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देता है या होता है। ठीक है। अच्छा, इतना बात ये पता चला। फिर क्या होता है कि ये जो होता है कॉर्पोरा कार्डियका, ये जो कॉर्पोरा कार्डियका क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये ब्रेन से ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है। ब्रेन से ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये ब्रेन हार्मोन जाके कॉर्पोरा कार्डियका है ना, इसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कि अपने अंदर इसने स्टोर किया होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन पीटीटीएच। ठीक, यहाँ पे पीटीटीएच ही लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे नोट्स में भी, तो वहाँ पे लिखा है। ठीक। तो क्या करता है कि अभी हमने क्या देखा कि ये है इंसेक्ट का ब्रेन, इंसेक्ट का ब्रेन का ये वाला पार्ट होता है कॉर्पोरा एलाटा, ये होता है कॉर्पोरा कार्डियका। ठीक है। कॉर्पोरा कॉर्पोरा एलाटा एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है जुवेनाइल हार्मोन, और ये एक डिफरेंशिएटिंग हार्मोन होता है, डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देता है ये। ठीक। फिर ब्रेन के कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं कॉर्पोरा कार्डियका को, ताकि वो रिलीज करे क्या, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में पीटीटीएच कहते हैं। अब ये पीटीटीएच क्या करता है ना, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि वो एक हार्मोन रिलीज कर, जिसका नाम होता है इक्डियोसोम। क्या नाम होता है? इक्डियोसोन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, रिलीज करता है। अब ये क्या होता है ना, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके अंदर जब इसके 20 पोजीशन पे अब इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर होगा इसका। इसके 20 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है। ठीक, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, तो ये बन जाता है 20 हाइड्रोक्सी इक्डियोसोन, इक्डियोसोन। और ये कहलाता है मोल्टिंग हार्मोन। ठीक, क्या कहलाता है ये? मोल्टिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ये इंसेक्ट का ब्रेन है, इसके पास कॉर्पोरा एलाटा एक पार्ट है, एक कॉर्पोरा कार्डियका पार्ट है। कॉर्पोरा कॉर्पोरा एलाटा रिलीज करता है जुवेनाइल हार्मोन, और ये एक डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देता है। ठीक। फिर फिर ब्रेन के कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कुछ हार्मोन, ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो जाके कॉर्पोरा कार्डियका पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, ताकि वो प्रोथोरेसिको हार्मोन जो है वो रिलीज कर सके। जैसे ही वो रिलीज होता है तो वो जाके प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, उसको ट्रिगर करता है। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो क्या करती है, वो इक्डियोसोन हार्मोन रिलीज करती है। वो इक्डियोसोन हार्मोन अभी इनएक्टिव स्टेज पे होता है, उसके 20 पोजीशन पे जब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है तो वो 20 हाइड्रोक्सी इक्डियोसोन बन जाता है, और वो अब अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक। अब होता क्या है, ये मान लीजिए क्या है, क्या बनाए, ये मान लीजिए, अरे ये मान लीजिए एग है, लार्वा है ये। ठीक है, ये लार्वा है। ये क्या है, ये प्यूपा है, दूसरे कलर से बना रहे हैं, ये प्यूपा है। और ये जो है, ये क्या है, अडल्ट है। किस कलर से बनाइए, अडल्ट है। ठीक है। तो जो जुवेनाइल हार्मोन था ना, ये जुवेनाइल हार्मोन कॉर्पोरा एलाटा ने रिलीज किया था, ये क्या करवाता है, ये डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देता है। ये लार्वा है, ये प्यूपा है, ये अडल्ट को,
लार्वा को लार्वा, और अब लार्वा मान लीजिए ऐसा लार्वा है, इतना छोटा है, तो अब ये और अपना साइज बढ़ाएगा ना, इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा और बड़ा होगा। तो ये लार्वा को और ज़्यादा बड़ा होने के लिए स्टिमुलेट करता है ज्यूवेनाइल हार्मोन, ठीक। मतलब ये लार्वा से लार्वा का ही ट्रांजिशन करवाएगा, ठीक। जैसे ये प्यूपा का प्यूपा से ही ट्रांजिशन करवाएगा, ठीक। ज्यूवेनाइल हार्मोन, इसका मेटामॉर्फोसिस में कोई रोल नहीं होता, ये मोल्टिंग नहीं करवा रहा है, ये लार्वा से प्यूपा में नहीं चेंज कर रहा है। ज्यूवेनाइल हार्मोन सिर्फ लार्वा को लार्वा में ही बढ़ाने में मदद करेगा, प्यूपा को प्यूपा में चेंज होने में मदद करेगा, ठीक है। अब जो ये इक्डियोसोन था ना, E20, मतलब E20 जो था 20 हाइड्रोक्सी इक्डियोसोन, ठीक। ये क्या करता है ना, ये लार्वा को प्यूपा में चेंज करता है और प्यूपा को अडल्ट में चेंज करता है, ठीक। तो एक बार लार्वा को प्यूपा में चेंज करने के लिए ये हार्मोन रिलीज होगा, एक्ट करेगा, और एक बार प्यूपा को अडल्ट में चेंज करने के लिए। तो दो बार चीज़ आ रही थी, इसको कहा जाता है टू वेव्स ऑफ इक्डियोसोन, ठीक है। टू वेव्स ऑफ इक्डियोसोन कहा जाता है इसको। तो ऐसे होती है मेटामॉर्फोसिस। तो क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम। सिंपल इतनी ही चीज़ होती है, ये इंसेक्ट का ब्रेन होता है, ब्रेन में कॉर्पोरा एलेटा एक पॉइंट होता है और कॉर्पोरा कार्डियका होता है। कॉर्पोरा एलेटा रिलीज करता है जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन एक डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देता है, वो लार्वा को लार्वा में चेंज करेगा, प्यूपा को प्यूपा में बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन वो लार्वा से प्यूपा में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। फिर ब्रेन के कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कॉर्पोरा कार्डियका पे जाके एक्ट करता है। वो प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड फिर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इक्डियोसोन कहा जाता है, जो अभी इनएक्टिव स्टेट में होता है। जब इसकी 20 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाती है तो ये क्या बन जाता है, एक्टिव हो जाता है, 20 इक्डियोसोन बन जाता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये लार्वा है, ये प्यूपा है, एडल्ट है, तो जुवेनाइल हार्मोन सिर्फ लार्वा टू लार्वा करवाएगा और इक्डियोसोन की टू वेब्स आएंगी जब वो लार्वा को प्यूपा में चेंज करवाएगा और प्यूपा को एडल्ट में चेंज करवाएगा। तो ये पूरा हार्मोनल रेगुलेशन है, कंट्रोल है इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस का, ठीक है। कि ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स के नाम याद रखनी है और कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। ये ब्रेन है जो जो हमने बात की, कॉर्पोरा एलेटा है, ये कॉर्पोरा कार्डियक का है। कॉर्पोरा एलेटा ने अच्छा एक चीज़ छूट गई थी, ये जुवेनाइल हार्मोन को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होगा, ठीक। जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर ये रिसीव करेगा इसको, ठीक है। फिर यहाँ चीज़ भी हमने बात की, ब्रोन रिलीज करेगा, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ये जाके इस पे एक्ट करेंगे। फिर प्रोथोरेसिक हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, और फिर इक्डियोसिन जो मोल्टिंग हार्मोन है वो रिलीज होगा और ऐसे काम करेगा, ठीक। तो हमने बात की, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के दौरान दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है, एक तो होता है मोल्टिंग, मोल्टिंग विच रिजल्ट इन द लार्वल स्टेज टू नेक्स्ट लार्वल और इन स्टार स्टेज। मोल्टिंग लार्वा को लार्वा फिर प्यूपा को प्यूपा में चेंज करवाता है। इन स्टार क्या होता है, दो लार्वल, ये लार्वा स्टेज 1 है, ये लार्वा स्टेज 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज है उसको इन स्टार कहा जाता है, ठीक है। तो ये लार्वा से लार्वा ट्रांजिशन करवाने में मदद करता है, उसको बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक। जुवेनाइल हार्मोन ये काम करेगा। फिर दूसरा चीज़ होता है मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो फाइनल स्टेज होता है लार्वल का, वो क्या होता है, वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है होमो मेटाबोलस के केस में, क्योंकि क्या होता है होमो मेटाबोलस के केस में तो सॉरी होलो मेटाबोलस के केस में या क्या होता है, पहले प्यूपा स्टेज आएगी फिर अडल्ट आएगा ना, और हेमी मेटाबोलस के केस में क्या होगा, वो लास्ट लार्वल स्टेज डायरेक्टली अडल्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हेमी में तो सेम उसी की तरह दिखता रहता है, बस जेनिटेलिया और विंग डेवलप नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीज़ होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि फर्स्ट लार्वा या इंस्टार स्टेज में मोल्टिंग होती है तो वो सेकंड लार्वा स्टेज बन जाता है, फिर उसमें मोल्टिंग होती है तो थर्ड लार्वा स्टेज बनता है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होता है तो एडल्ट या फिर प्यूपा बन जाता है। एडल्ट बन जाएगा किसके केस में, हेमी मेटाबोलस के केस में, फिर प्यूपा बनेगा होलो मेटाबोलस के केस में, फिर प्यूपा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी तो अडल्ट बनेगा, ठीक। यही चीज़ है। फिर यहाँ पे चीज़ दिखी है कि मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल की जाती है, न्यूरो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं ब्रेन से। दो इफेक्टर हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, 20 हाइड्रोक्सी इक्डियोसोन वो एक स्टेरॉइड होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा,
और जो ये जुवेनाइल हार्मोन होता है ये लिपिड होता है। ठीक, ये हमने बात की। इग्डियोसोन के बारे में क्या चीज़ लिखी है कि ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज होता है, हमने बात की। स्टेरॉइड होता है नेचर में, इनिशिएट करता है और कोऑर्डिनेट करता है मोल्टिंग को, और रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि जीन एक्सप्रेस होगा तभी तो कोई चीज़ होगी, तो ये रेगुलेट करता है उस जीन एक्सप्रेशन को ताकि मेटामॉर्फोसिस हो। कौन? इग्डियोसोन। जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है? ये कॉर्पोरा एलाटा से रिलीज होता है, ये नेचर में लिपिड होता है, और ये हार्मोन इंश्योर करता है कि मोल्टिंग रिजल्ट हो नेक्स्ट लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज 1 से लार्वल स्टेज 2 में जाए। ठीक, इट मीन्स जुवेनाइल हार्मोन इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ लार्वा टू लार्वा ट्रांजिशन नहीं करवा रहा है, प्यूपा से प्यूपा ट्रांजिशन नहीं करवा रहा है, तो ये जो एडल्ट स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट है उसके जीन को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म जैसे हमने पढ़ा वही चीज़ है, पर एक बार देख लेते हैं। व्हेन द लार्वल स्टेज ग्रोज सफिशिएंट एंड रिक्वायर द लार्जर एक्सोस्केलेटन, द ऑर्डर एक्सोस्केलेटन नीड्स टू शेड ऑफ। वही बात है कि जब लार्वा स्टेज जैसे जैसे ग्रो करता जाता है तो उसको लार्ज एक्सोस्केलेटन चाहिए, क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसको जो पुराना वाला एक्सोस्केलेटन है उसको शेड ऑफ करने की ज़रूरत होती है। तब क्या करता है, जब ऐसा कुछ सिग्नल मिलता है ब्रेन को, तो न्यूरोसेक्रेटरी जो सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो क्या करते हैं? कॉर्पोरा कार्डियका को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो रिलीज करे क्या? प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को ट्रिगर करता है ताकि ये इग्डियोसोन हार्मोन रिलीज करे। फिर इग्डियोसोर्मोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है जब 20 इसके ग्रुप 20 पोजीशन पर इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, और ये 20 हाइड्रोक्सी इग्डियोसोन बन जाता है पेरिफेरल टिश्यूज पे। 10 हाइड्रोक्सी इग्डियोसोन क्या करता है? मोल्टिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है। This hormone also induce the gene expression that are required for formation of adult structures like wings, genital structure, etc. और ये जो 20 हाइड्रोक्सी इग्डियोसोन है, ये जीन एक्सप्रेशन को भी इंड्यूस करता है जो जेनिटेलिया को और विंग्स बनाने में मदद करते हैं। फिर इमेच्योर स्टेज में जो लार्वल स्टेज होती है मतलब, तो उसमें जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेट होता है कॉर्पोरा एलाटा से। ठीक है, और ये मोल्टिंग प्रोसेस को क्या करता है? इनिशिएट करता है। ठीक, और नेक्स्ट लार्वल स्टेज में ये जाने के लिए क्या करता है? इनिशिएट करता है। फाइनल स्टेज में जब मोल्टिंग जब फाइनल स्टेज होती है मोल्टिंग की, तो मतलब मेटामॉर्फोसिस की, तो जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं कॉर्पोरा एलाटा के, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको एडल्ट में बनना है। अब लार्वल टू लार्वल और प्यूपा टू प्यूपा में ही चीज़ नहीं चलेगी, अब उसको प्यूपा से एडल्ट बनता है। तो उस टाइम जो कॉर्पोरा एलाटा के जो सिक्रीटरी सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली सारी, किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में, कि इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस कितने तरीके से होते हैं, क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। ठीक, अब यही सारी चीज़ें एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन से हार्मोन्स हो कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। देखिए, एम्फीबियन जो मेटामॉर्फोसिस है ना, उसमें क्या होती है, जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज होती हैं बेसिकली उनको एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए उनको मदद करती है, जो भी उनके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक, क्योंकि बेसिकली मान लीजिए फ्रॉग है, वो पानी में अपने अंडे देता है, तो फ्रॉग का टोड वगैरह होता है, टैडपोल बनता है, टोड नहीं, टैडपोल बनता है। तो वो सब क्या होती है, उनको उस टाइम पानी में रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनको टेरेस्ट्रियल लैंड पे आना है, तो उसके लिए तैयार किया जाता है, कह सकते हैं इनको, कि जब मेटामॉर्फोसिस जो उनके अंदर चेंजेस होती है। अब हम जानते हैं कि एम्फीबियंस के भी 3 ग्रुप हैं, एपोडा, यूरोडल्स और एन्यूरेंस। तो यूरोडल्स में मान लीजिए सैलमेंडर आता है, तो एक एग्जांपल दे रही, कई सारे आते हैं, तो सैलमेंडर जैसे है यूरोडल्स में, तो उनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है ना, जो भी चेंजेस होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि उनका टेल जो फिन है वो क्या कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है। फिर जो एक्सटर्नल गिल्स हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान। स्किन की स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या है कि यूरोडल्स में टेल फिन है, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, स्किन स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। वहीं जो एन्यूरन्स होते हैं, एन्यूरन्स मतलब फ्रॉग, टोड, ये सारी चीज़ आएंगे। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस बहुत एक ब्रॉड लेवल पे होता है, मतलब बहुत सारी चेंजेस देखने को नज़र आएंगी। यूरोडल्स में उतने चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन एन्यूरन्स में जैसे फ्रॉग में है तो उसमें बहुत ही चेंज है। जैसे मान लीजिए टैडपोल है फ्रॉग का, तो ऐसा कुछ ऐसा टेल फिन होता है, लेकिन ऐसे फ्रॉग कैसे दिखता है? ये तुमसे बन भी नहीं पाएगा, मतलब देखें कि फ्रॉक कैसा दिखता है। ठीक है, बन ही नहीं पाएगा भाई फ्रॉक मुझसे। ठीक,
तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो एम्फीबियंस में जो हार्मोन्स होते हैं ना, तो दो हार्मोन्स काम करते हैं। थायराइड हार्मोन्स एक्चुअली इसमें काम करते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स इसमें काम करते हैं, कौन कौन से? T3 और T4, T3 एंड T4 ये दोनों काम करते हैं। तो T4 को जानते हैं हम कि थायरोक्सिन कहा जाता है, थायरोक्सिन। T4 होता है ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? T3 होता है। T3 का फुल फॉर्म जानते हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन, थायरोनिन T3। तो ये दोनों हार्मोन हैं जो मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं एम्फीबियंस में, ठीक। ये चीज़ तो पहली बात हुई। अब होता क्या है ना कि जैसे ही जो मान लीजिए एम्फीबियंस का लार्वा होता है, मान लीजिए ये एग था, ये लार्वा कैसे बने, ऐसा लार्वा था, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ही इसके अंदर T3 या फिर T4 जैसे ही एक्ट किया इसके ऊपर, तो ये कुछ चेंजेस शो करता है। कौन कौन से चेंजेस शो करता है, मतलब कह सकते हैं कि 4 तरीकों से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही इसके ऊपर मेटामॉर्फोसिस करवाने के लिए T4 या T3 एक्ट करते हैं, तो 4 तरीकों से रिस्पॉन्ड करता है। कौन कौन से तरीके से? पहला, ग्रोथ करता है ये तो, ठीक है। दूसरा, ये क्या शो करता है? दूसरा शो करता है ये डेथ, मर नहीं जाता, सेल्स डेथ, कुछ सेल्स डेथ कर जाती है। तीसरा ये शो करता है रीमॉडलिंग, और फोर्थ, और ये तो है ही, फोर्थ रीस्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं दो हार्मोन, वो थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 और T4। T4 को थायरोक्सिन कहते हैं और T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लार्वाल जो ऑर्गन्स है, जो लार्वा है उसके ऑर्गन्स, जैसे ही T3 T4 उन पे एक्ट करता है, तो वो 4 तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो या तो ग्रोथ करेंगे, या फिर कुछ सेल्स की डेथ हो जाएगी, या फिर रीमॉडलिंग होगी, और फिर रीस्पेसिफिकेशन होगा। तो इन्हीं चारों को हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ में भाई किस किस चीज़ की ग्रोथ होती है? तो ग्रोथ होती है न्यू स्ट्रक्चर्स की, ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से न्यू स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं? तो देखिए न्यू स्ट्रक्चर्स कौन कौन से ग्रो करते हैं। लिम्ब ग्रो करता है, ठीक। लिम्ब ग्रो करता है। आई में चेंज आता है। क्या आई में चेंज होता है कि आई ना फ्रंट पे आ जाती है, वो लेटरल साइड में रहती है। मान लीजिए ये टैडपोल है, थोड़ा और बनाते हैं, ये टैडपोल है, इसकी टेल पे है। तो आई ऐसे लेटरल इधर साइड पे होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, ऐसे फ्रंट पे आ जाती है, ठीक है। मेढक की आँख देखिए ना, ऐसे फ्रंट पे आ जाती है। तो ये चेंज होता है। इसको और जो चीज़ पॉइंट लिखी उसको डिटेल में देखिए, मेजर यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस होती हैं। फिर देखिए ये इसका फ़ायदा भी हो जाता है कि आई फ्रंट पे आ जाती है, तो अब वो ज़्यादा जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जब मेढक बन जाएगा पूरी तरीके से, तो उसको प्रे कैप्चर करने में आसानी है, ठीक। अब साइड में उसकी आँखें रहेंगी इधर, अब मान लीजिए हमारी सर पे इधर कान के पास आँखें रहेंगी, तो हम क्या साइड साइड में चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आँखें हमारे सामने है तो हम अच्छे से देख पाते हैं। तो सेम यही चीज़ फ्रॉग के साथ भी होगी, आँखें अब उनकी सामने आ गई है, तो ये चीज़ दूसरा चेंज होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि T3 क्या करता है ना, कि नए न्यूरॉन्स को भी बनाने में मदद करता है। जो जैसे क्या हो जाता है कि ये लिम्ब ग्रो कर रही है, मान लीजिए ऐसा वो था, अब इसकी लिम्ब ऐसे ऐसे ग्रो कर रही है। तो बॉडी एक्सिस पहले इतनी थी, लेकिन लिम्ब इधर साइड में भी निकल रही है। तो इनके अंदर तो न्यूरॉन्स भेजना पड़ेगा ना, इनके अंदर भी तो इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। तो क्या होता है,
नए नए न्यूरॉन्स भी बनाए जाते हैं। तो ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या कि कुछ कट गया क्या? नहीं, देख, लिम्ब ग्रो करती है एक, तो मतलब डेवलप होती है, और आई आई क्या हो जाती है, लेटरल से मतलब साइड से बीच में फ्रंट में आ जाती है। और नेक्स्ट क्या होता है, न्यूरॉन्स, नए न्यूरॉन्स भी इसमें क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ होती है, मतलब जैसे ही लार्वा के ऑर्गन पे T3 या T4 एक्ट करते हैं, तो ये सारी चेंजेस देखने को आती है। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड हमारा क्या था, सेकेंड था सेल डेथ। डेथ डेथ की हमने बात की थी, तो सेल डेथ होती है इसमें। सेल डेथ में क्या होती है और क्यों होती है कि जैसे T3 एक्ट करता है तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स की डेथ भी करवाता है। जैसे डीजनरेशन करवा देता है ये पैडल लाइक फिट को, सॉरी टेल को। जैसे हम देखते हैं मेंढक में टेल तो नहीं होती है, लेकिन इसके ये लार्वा में इसकी टेल होती है। तो इसकी डेथ हो जाती है, पहली बात तो ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेल, टेल की डीजनरेशन हो जाती है, कर दी जाती है। ठीक है, वो लार्वा मूवमेंट के लिए ज़रूरी थी क्योंकि उसे वो पानी में था, उसको क्या करते हैं कि स्विम कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट आएगा, धरती पे आएगा, उसको टेल की ज़रूरत नहीं है। फिर गिल्स की डीजनरेशन होती है भाई, गिल्स की, क्यों, क्योंकि अभी वो पानी में था, उसको गिल्स की ज़रूरत है। लेकिन वो जैसे धरती पे आएगा वो लंग से भी रेस्पायर कर सकता है, तो गिल्स की डीजनरेशन होती है। फिर क्या होता है ना, टैडपोल की आरबीसी भी किल कर दी जाती है, रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं, किल कर दी जाती है। क्यों की जाती है कि जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है ना, तो जो टैडपोल की हीमोग्लोबिन होती है वो अडल्ट की हीमोग्लोबिन में चेंज की क्यों करवाई जाएगी, जो ऑक्सीजन को धीरे धीरे बाइंड करती है और रिलीज करती है बहुत ही स्लोली स्लोली। जो आरबीसी थी, मतलब जो टैडपोल के हीमोग्लोबिन में थी, आरबीसी ने जिसको हीमोग्लोबिन को रखा था उसको, उसका अलग शेप था, लेकिन एडल्ट की आरबीसी अलग शेप की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और वो ख़त्म कैसी होती हैं कि जो टैडपोल की लीवर है और स्प्लीन है उसमें जाके ख़त्म होती है। तो सेल डेथ के दौरान ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या था, तीसरा रीमॉडलिंग था ना। तो रीमॉडलिंग में क्या चेंजेस आती है, रीमॉडलिंग में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, इसकी टैडपोल की, वो कन्वर्ट हो जाती है शॉर्टर इंटेस्टाइन में। मान, क्यों कन्वर्ट हो जाती है, मान लीजिए इतनी बड़ी इसकी इंटेस्टाइन थी, इसकी भाई शॉर्ट इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो टैडपोल होता है ना वो हर्बीवोर होते हैं, घास वास खाता रहता है। लेकिन मेढक कार्निवोर है, घास खाता रहता है, तो उसको डाइजेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए उसको उसका डाइजेस्टिव फेज है वो ज़्यादा चलेगा, इसीलिए उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन चूँकि फ्रॉग कार्निवोर्स है, इंसेक्ट वगैरह खाता है, तो उसको कम है ज़रूरत है उसकी डाइजेस्टिव फेज की। इसीलिए जो जो लार्वा की इंटेस्टाइन होती है, लार्वा की इंटेस्टाइन, टैडपोल की इंटेस्टाइन क्या होती है, उसके इंटेस्टाइन में कई सारे कॉइल्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, वो छोटी कर दी जाती है। तो पहला तो इंटेस्टाइन की साइज में कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या चेंज होता है, तो दूसरा चेंज होता है कि नर्वस सिस्टम भी रिमोल्ड किया जाता है। रिमोल्डेड मतलब उसको थोड़ा दूसरा शेप दिया जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि नए नए शेप्स बनेंगे तो उनमें जाने के लिए तो यहाँ पे भी न्यूरॉन्स कह सकते हैं कुछ डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम में क्या होता है कि टैडपोल के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम होती है जो उसको पानी में सेंस करने में, उसको सुनने में मदद करती है, वो डीजनरेट कर जाती है। और ईयर्स कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट होते हैं, क्योंकि ईयर के नाम पे तो एक टिम्पैना मेम्ब्रेन होती है, वही चीज़ होती है, तो वो चीज़ डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एन्यूरॉन्स में जो स्कल है ना वो चेंज होती है सिग्निफिकेंटली। भाई साहब, कार्टिलेजिनस स्कल होती है, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन वो बोनी स्केलेटन में चेंज हो जाती है। ये इतना बड़ा रीमॉडलिंग होता है। तो ये रीमॉडलिंग में चार बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं इंपॉर्टेंट मेजर, क्या क्या कि इंटेस्टाइन लार्ज बहुत लंबी होती है, कॉइल्ड होती है, लेकिन वो शॉर्टर इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अलग अलग नर्वस सिस्टम में भी कुछ चेंज आता है, लेटरल लाइन सिस्टम डीजनरेट कर जाती है, और कार्टिलेजिनस स्कल बोनी स्कल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा चेंज इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है रीस्पेसिफिकेशन ना, चौथा होता है रीस्पेसिफिकेशन।
रीस्पेसिफिकेशन में क्या होता है ना कि जो टैडपोल होता है ना वो एमोनोटेलिक होता है, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करता है। लेकिन जो ये होता है एडल्ट, ये यूरियोटेलिक होते हैं। तो लीवर की कुछ एंजाइम्स में चेंज आता है, रीस्पेसिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो एम्यूनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, टैडपोल है, जो लार्वा है, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरियोटेलिक में। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आती है। अमोनोटेलिक इसमें कन्वर्ट हो जाती है यूरियोटेलिक में। यूरियोटेलिक में लीवर एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ठीक है, लीवर एंजाइम्स में स्पेसिफिकेशन होती है। इसको हम बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये हमने देखा कि एम्फीबियन में क्या होता है। दो एक्ट करते हैं ट्राईआइडो, मतलब थायरोनिन T3 और T4। ये जैसे ही कोई लार्वल ऑर्गन इनके कांटेक्ट में आता है, मतलब जैसे एक्ट करता है, तो वो चार तरीके से चेंजेस शो करते हैं। ग्रोथ करते हैं, डेथ करते हैं, रिमॉडलिंग करते हैं और रीस्पेसिफिकेशन करते हैं। ग्रोथ में लिम्स, आई और न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है। डेथ में टेल खत्म हो जाता है, गिल्स खत्म हो जाती है, आरबीसी भी चेंज हो जाती है। रिमॉडलिंग में इंटेस्टाइन, न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो हमने यहाँ देखा, उसको थोड़ा वर्ड्स के फॉर्म में जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट अगर छूटा होगा तो वो भी हम देख लेंगे उसमें। तो देखिए, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस इज एसोसिएटेड विथ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट प्रिपेयर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस। जैसे हमने बात की कि वो पानी में रहते हैं, अब उनको टेरेस्ट्रियल लैंड पे आना है, तो थोड़ा यही सारी चेंजेस होती है, उनको उसलिए तैयार किया जाता है। यूरोडल्स में क्या होता है कि ये चेंजेस कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। जैसे अरे यार, ये क्या हो जाता है कि टेल फिन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक्सटर्नल गिल्स खत्म हो जाते हैं और स्किन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आता है। लेकिन जो एन्यूरन्स होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टेडपोल हो गया, इनमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आते हैं, मतलब कह सकते हैं देखने लायक बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हर ऑर्गन इसमें मॉडिफाई हो जाता है। फिर ये चेंजेस होते क्यों है, तो थायराइड हार्मोन्स की वजह से होती है, T4 और T3 की वजह से होती है। और ये T4 ब्लड में क्या करती है, ब्लड के थ्रू ही लार्वा के हर ऑर्गन में पहुंचती है। जब ये लार्वल ऑर्गन्स एनकाउंटर करते हैं इन थायराइड हार्मोन से, T3 और T4 से, तो वो इन चार तरीकों से कैसे भी रिस्पॉन्ड करेंगी। जैसे ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर में, तो ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिम्ब ऑफ एडल्ट फ्रॉग इमर्ज फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स ऑन मेटामॉर्फिक टेडपोल। टेडपोल के स्पेसिफिक जगहों से लिम्ब निकल आते हैं, तो ये होता है ऑर्गन। फिर आई क्या हो जाती है, बोथ निशिटिएटिंग मेम्ब्रेन्स एंड आईलिड इमर्ज। आई और आईलिड्स दोनों इमर्ज होती हैं। ठीक, और आइज मूव कर जाती है फ्रंट पे, वो कहाँ रहती है, लेटरल पोजीशन पे रहती है। तो ठीक, फ्रंटली लोकेटेड आई क्या हेल्प करती है, मोर प्रीडेटरी लाइफस्टाइल में हेल्प करती है। अब उसकी साइड पे आंख रहेंगी तो कैसे देख पाएगा, सामने आंखें रहेंगी तो अच्छे से देख पाएगा। ठीक है, फ्रंटली प्लेस्ड आई गिव्स अ बाइनोकुलर फील्ड ऑफ विजन टू द फ्रॉग। मोर ओवर, और क्या फायदा होता है, चीजें होती है कि प्रोलिफरेशन होती है नए न्यूरॉन्स की। ये भी हमने बात की, प्रोलिफरेशन होती है। क्यों, क्योंकि लिम्ब का जैसे ही ग्रो करती है टेडपोल से, पहले ऐसे था, अभी तक लिम्ब ग्रो कर रही है तो नई बॉडी एक्सिस से बाहर जा रही है, तो उसको उसको कैप्चर करने के लिए, वहाँ भी सिग्नल्स भेजने के लिए नए नए न्यूरॉन्स इमर्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दीज न्यूरॉन्स सेंड एक्सॉन्स टू द न्यूली फॉर्म लिम्ब मस्कुलेशन। ये न्यूरॉन्स क्या करती है, जो न्यूली फॉर्म लिम्स है उसके मसल्स में क्या भेजती है, एक्सॉन्स भेजती है, ताकि वहां तक भी सिग्नल पहुंच सके। दूसरा वो शो करते हैं सेल डेथ करके। ठीक, सेल डेथ करके क्या क्या कौन कौन से सेल्स की डेथ होती है, तो डीजनरेट हो जाता है पैडल लाइक जो टेल होता है वो, जो कि लार्वल मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन फ्रॉग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डीजनरेशन कर देती है गिल्स की, जो लार्वा के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉग के लिए। वो क्या कर सकता है, वो रेस्पायर कर सकता है लंग्स के थ्रू भी। फिर जो टैडपोल आरबीसी है वो भी किल कर दी जाती है, ये बात हमने की। फिर तीसरा रीमॉडलिंग होती है, कैसे, तो रीमॉडलिंग होती है, लार्वल इंटेस्टाइन ज़्यादा न्यूमरस कॉइल्स होते हैं, लेकिन शॉर्टर इंटेस्टाइन में चेंज होता है। देखिए, मैं उतना नहीं पढ़ रही, क्योंकि ये सारी बातें हमने की हैं। आप जब पढ़ेंगे या फिर आप लिखेंगे नोट से, तो आप एक एक वर्ड को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, रीमॉडल्ड हो जाती है। फिर लेटरल लाइन सिस्टम डीजनरेट कर जाती है, ये बात भी की हमने। फिर एनोरन स्कल की बात की कि वो चेंजेस सिग्निफिकेंटली, वो पहले क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन बाद में वो स्कल की फॉर्म में तो हो जाती है, सॉरी, उसकी बोनी ही स्कल बन जाता है। फिर अनदर चेंज ये होता है कि लोअर जॉ का फॉर्मेशन हो जाता है। बायो केमिकल रिस्पेसिफिकेशन में देखा कि ऑमोनोटेरिक होता है टेल्को, लेकिन यूरियोटेरिक बन जाता है एम्फीबियन। तो
ये कुछ हमने जो जब लार्वा ऑर्गन्स के साथ मतलब लार्वल ऑर्गन्स पे थायराइड हार्मोन्स ऐड करते हैं तो ये सारी चेंजेस आती हैं। तो वहीं हार्मोनल कंट्रोल का थोड़ा देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये होता है कि मेटामॉर्फोसिस चेंजेस और ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ हार्मोनल थायरोक्सिन T4। ये जो भी मेटामॉर्फिक चेंजेस है ना एम्फीबियंस में, वो किसकी वजह से होते हैं? हार्मोनल थायरोक्सिन की वजह से। थायराइड ग्लैंड वो रिलीज करता है थायरोक्सिन T4 रिलीज करता है। फिर क्या होता है, ये T4 ना कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव हार्मोन में T3 में। पहले T4 रिलीज किया जाता है लेकिन T4 इनएक्टिव रहता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है T3 में, ट्राई आइडोथैरोनिन में। ठीक है, फिर ये डिग्रेडेशन ऑफ T3 इन टारगेट टिश्यू, और फिर टारगेट टिश्यूज में मतलब जहाँ जहाँ जाके उसको काम करना है, ये T4 डिग्रेड हो जाता है वहाँ पे। ठीक, T3 क्या करता है, न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है। भाई हार्मोन है, उसको भी कोई रिसेप्टर चाहिए उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो T3 किससे बाइंड करता है? थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है। फिर T3 और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर क्या करते हैं, हर टिश्यू में जाके पहुंचते हैं, और हर टिश्यू के लिए जरूरत होती है क्योंकि बिल्कुल उसको मेटामॉर्फोसिस करवानी है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करवानी है। ठीक है, फिर जो कंसंट्रेशन होती है T3 की, वो डिपेंड करती है T4 पे और दो इंपॉर्टेंट एंजाइम से। कंसंट्रेशन जो T3 की है वो T4 पे और दो एंजाइम से उन पे डिपेंड करती है। कौन से एंजाइम होते हैं? टाइप 2 डी, इससे करना चाहिए था, टाइप 2 डी आइडोनेज एक हार्मोन होता है। ठीक, वो क्या करता है ना, इनका स्ट्रक्चर होता है केमिकल स्ट्रक्चर, हम उतना डीप में जाए, केमिकल स्ट्रक्चर की हमें काम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए तो वो एक आयोडीन एटम रिमूव कर देता है आउटर रिंग से। T4 के आउटर रिंग से आयोडीन एटम एक रिमूव कर देता है ताकि ये T3 में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि T3 एक्टिव हार्मोन है। ठीक, फिर एक दूसरा हार्मोन होता है, सॉरी एंजाइम होता है टाइप 3 डीआइडोजिनेज। ये क्या करता है ना, ये एक आयोडीन हार्मोन रिलीज कर देता है T3 के इनर रिंग से ताकि ये फिर इनएक्टिव हो जाए, क्योंकि जब मेटामॉर्फोसिस खत्म हो जाएगी तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, और उसके बाद टायरोसिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो दो हार्मोन है, टाइप 2 डी आयोडीनेज और दूसरा है टाइप 3 डी आयोडीनेज। टाइप 2 क्या करता है ना, ये T3 के आउटर रिंग से एक एटम रिलीज कर देता है आयोडीन का ताकि वो T3 में कन्वर्ट हो जाए। फिर टाइप 3 क्या करता है कि आयोडीन T3 से इनर रिंग से एक आयोडीन रिमूव कर देता है ताकि वो इनएक्टिव हो जाए। ठीक, तो ये बात हो गई कि कैसे कन्वर्ट होते हैं। फिर रिसेप्टर की हमने बात की कि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होते हैं टी, तो वो दो तरीके के होते हैं, एक थायराइड हार्मोन रिसेप्टर अल्फा और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा। जो थायराइड हार्मोन अल्फा होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ऑर्गेनिज्म में पहले से ही प्रेजेंट होता है, भले ही उसके अंदर थायराइड ग्लैंड है या नहीं है। ठीक है, और थायराइड हार्मोन बी ना, ये जीन प्रोडक्ट है जो हार्मोन्स के द्वारा एक्टिवेट होता है। मतलब जब कोई जीन एक्सप्रेस होगा वो एक हार्मोन बनाएगा, उसके बाद थायराइड हार्मोन बी रिसेप्टर बीटा है वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे या बनेंगे। ठीक, तो ये हो गई बात हमारी आज की मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है,